नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतर प्रकार से चल रहा होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भूमिका के। एनसीईआरटी को हम खूब अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर। आपने अभी पिछली वीडियो में देखा कि 1 से लेकर के क्लास 7th की एनसीईआरटी जो थी वो 1 से लेकर के जो 6th चैप्टर था उसको हमने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा, उसको रिवाइज किया। अब हम क्लास 7th की आज से जर्नी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7th के चैप्टर पर हम बात करने शुरू कर रहे हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्लास 7th की अगर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। बड़ा बेहतरीन चैप्टर ये था, बहुत बेहतरीन चैप्टर था। मतलब क्लास 7 का ये एक बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, बड़ा अच्छा लगा हमको। मौसम क्या होता है? मौसम मैंने बताया कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यानी कि जो क्षणिक होता है, क्षणिक बदलाव जिसमें देखने को मिलता है, दैनिक बदलाव जिसमें देखने को मिलता है, घंटों में बदलाव देखने को मिलता है, वो मौसम है। लेकिन जब मौसम जो होता है दीर्घकालिक परिवर्तन होता है तो उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु जो होती है एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इसी हिसाब से जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनमें एडॉप्टेशन का गुण पाया जाता है। उसमें क्या होता है? अनुकूलन का गुण पाया जाता है, अनुकूलन का गुण पाया जाता है, एडॉप्टेशन का गुण पाया जाता है, ठीक है। चलिए, मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित होता है? यानी कि जब आप मौसम बुलेटिन देखते हैं तो उसमें एक अधिकतम तापमान होता है, न्यूनतम तापमान होता है। तो अधिकतम तापमान जो होता है दिन का होता है और न्यूनतम तापमान क्या होता है? रात का होता है। अधिकतम दिन का, न्यूनतम क्या होता है? रात का तापमान होता है। मैंने आपको बताया था वहां पे पढ़ाते समय कि दोपहर में 12 बजे के बाद जो है अधिकतम दिन का तापमान आता है और 12 बजे रात के पश्चात जो होता है मॉर्निंग के टाइम में न्यूनतम तापमान होता है। तो यही अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर देखा जाता है यहीं से। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि दी गई परिभाषाओं में से जो सबसे उपयुक्त है जलवायु की परिभाषा वो क्या है? जलवायु की परिभाषा पूछा गया है कि भाई क्लाइमेट की क्या डिफिनेशन होगी, इसको देखिए। एक वर्ष में मौसम की स्थिति में जो परिवर्तन हो जाए, कई वर्षों में औसत मौसम पैटर्न, कुछ वर्षों में मौसम का मिजाज में बदलाव या गर्मी के दौरान मौसम की स्थिति। तो एक वर्ष में मौसम की स्थिति में परिवर्तन या कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न या कुछ वर्षों में मौसम का मिजाज में बदलाव और गर्मी के दौरान मौसम की स्थिति। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन सवाल दिया गया है, बहुत बेहतरीन सवाल दिया गया है। तो जब कई वर्ष, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ष या 2 ही वर्ष जो होता है, कई वर्ष जब मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम जलवायु कहते हैं। तो कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न जो होता है इसी को हम जलवायु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप में मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है? यानी कि मरुस्थल की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसकी गर्मी और उमस, सूखा और नम, गर्म और सूखा, गर्म और गीला, ठीक है। तो याद रखना इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। मरुस्थल का जो मौसम होता है, मरुस्थल का जो जलवायु होता है वो गर्म भी होता है और साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर नहीं पाया जाता, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं पाई जाती है, सूखा होता है पूरी तरीके से। तो सही उत्तर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय प्रदेशों में 2 जानवर पाए जाते हैं जो सबसे प्रमुख तौर पे जब इस चैप्टर पे मैं बात कर रहा था। एक मैंने बताया था ध्रुवीय भालू और मैंने एक बताया था पेंगुइन। और मैंने बताया था वहां पे कि पेंगुइन बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, व्हाइट कलर का होता है, बर्फ की चादर को ओढ़ करके जैसे मानो चलता है। तो वो चलते हैं तो वो ग्रुप बना करके चलते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों ग्रुप बना के चलते हैं, क्योंकि वो ग्रुप बनाकर उनको उष्मा मिलती है, ठीक है। तो वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, सही है। उनके पैरों में जाली होती है, ये भी सही है। जाली होने से क्या होता है? बर्फ में आसानी के साथ में जो है वो चल सकते हैं। इनका शरीर सुव्यवस्थित होता है, ठीक है, सुव्यवस्थित है। वे तैर नहीं सकते, ये गलत है। वो बड़े अच्छे तैराक होते हैं, याद रखना।
क्या होता है, वो बड़े अच्छे तैराक होते हैं, याद रखना। ये भी और ध्रुवी भालू भी, है ना, जगह जगह पे जो होता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए याद रखना ये तैरने का गुण इनके अंदर आ जाता है, और उनके पैरों पर जाली भी जो होती है वो इसमें सहायता करती है, न केवल चलने में बल्कि तैरने में भी। आगे बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थितियों को आप पढ़िए। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निम्नलिखित स्थितियों को आपको पढ़ना है। पहला स्थिति क्या है, गर्म और आर्द्र जलवायु, दिन और रात की असमान अवधि, भरपूर बारिश और भरपूर रोशनी। ठीक है, आपको दिया गया है कि आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ये क्या होगा। तो भाई अगर हम देखने का प्रयास करें तो याद रखना, गर्म और आर्द्र जलवायु तो होती है, गर्मी भी बेतहाशा पड़ती है, बरसात भी होती है, तो आर्द्र जलवायु रहती है, यानी कि एक सही है। दिन और रात की असमान लंबाई, ये गलत है। याद रखना, असमान लंबाई ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भरपूर बारिश होती है, ये भी सही है। भरपूर रोशनी और नमी होती है, ये भी सही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वर्ष भर सीधी रेखा में पड़ता है और नमी भी रहती है। तो उपरोक्त में से उन स्थितियों की पहचान करें जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो ये 1, 3, 4 सही होगा, 1, 3, 4 सही होगा, 1, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसके बाद चैप्टर 8 पे चलते हैं। चैप्टर 8 कौन सा था, हवा, तूफान और चक्रवात। ठीक है, हवा, तूफान और चक्रवात है। चलिए, हवा जो होती है, हवा जो होती है, हवा और तूफान में मैंने अंतर आपको बताया था, और वायु में भी मैंने अंतर बताया था कि वायु जब गतिमान हो जाती है तो वो हवा, और हवा जब बिगड़ जाती है तो तूफान, और जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो वहां पर चक्रवात उत्पन्न होता है, साइक्लोन उत्पन्न होता है। अब आपको यहां पे बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है चक्रवात से। यह स्थान है, मान लीजिए स्थान, किस स्थान पर चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है, मुंबई, पुरी, गोवा, पोरबंदर। तो आपको मैंने बताया ही है कि उड़ीसा बेचारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है भारत में, तो उड़ीसा में ही स्थान कौन सा है, पुरी। तो पुरी याद रख लेना, ये सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र होगा। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, बेहतरीन सवाल है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर पड़ता है, भाई ये पर्दा है, ठीक है। अच्छा, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर पड़ता है, ठीक है, समकोण पर पड़ता है भाई, एक लंबा गलियारा है, ठीक है, जो पर्दे के समानांतर है, ठीक है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा क्या होगा। मैंने आपको खूब बढ़िया से एक पन्ना भी लिया था और समझाने का प्रयास किया था कि जब आप किसी भी चीज से वायु को बहुत तेजी के साथ में गुजारेंगे तो वायु जब तेजी के साथ में गुजरती है, जैसे आपने टिन शेड के विषय में मैंने बताया था आपको कि जब कहीं से भी बहुत तेजी के साथ में वायु गुजरती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। और जब प्रेशर लो हो जाएगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलने लगती है, वायु चलती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु जब चलेगी तो बीच में जो भी आएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको उठा दिया जाएगा। और इसी सिद्धांत पर हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, और इसी सिद्धांत पे पंखा भी चलता है, और इसी सिद्धांत पे मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि इसी सिद्धांत पे अगर हम पेज, एक कोई कागज का टुकड़ा है और उसको अगर मैं फूंक मारूं तो वो भी क्या होगा, वो भी उठ जाएगा। तो अगर इस सवाल पर अगर आप ध्यान दें तो बेहतरीन सवाल दिया गया है, तो कमरे के बाहर की ओर उसको क्या, पर्दे को क्या कर दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा, कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा। ये सवाल एक बार फिर से जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो फिर से एक बार देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 9 है मिट्टी, सॉइल। सॉइल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के विकास करने और जीवित रहने के लिए नमी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्प में उस स्थिति को चुनें जहां मिट्टी में पानी और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं। रेगिस्तान, जंगल, खुला मैदान, क्रिकेट का मैदान। आपको बताना है कि कहां पर मौजूद मिट्टी में सूक्ष्मजीव बड़े अच्छे ढंग से विकास कर सकते हैं।
तो भाई रेगिस्तान में खुला मैदान, क्रिकेट के मैदान से कहीं बेहतरीन क्या होता है? जंगल। जंगल में उर्वरता ज्यादा होती है, पत्तियां गिरती रहती हैं, पेड़ पौधे गिरते रहते हैं, ह्यूमस का निर्माण होता है और उसी ह्यूमस पे क्या होते हैं? नए प्रकार के वृक्ष वो जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, नए प्रकार के जीव भी, सूक्ष्म जीव भी इसी पे पनपते रहते हैं। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी और पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये ए होराइजन में होता है या बी या सी या सॉइल सरफेस यानी कि मिट्टी की सतह पर होता है। तो जाहिर सी बात है, खनिज तत्व और पानी की बात हो रही है तो सतह से तो वो मिलेगा नहीं, अब हमको होराइजन पे जाना पड़ेगा, है ना। और होराइजन में मैंने आपको बताया था कि जो ए होराइजन होता है, जो पौधों की जड़ें जो होती हैं, ठीक है, ये पौधा है और पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मुख्यतः इसी ए होराइजन में ही पाई जाती हैं। यानी कि ये जो खनिज और वाटर को जो वो एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं वो इसी ए होराइजन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मुझे पता है होली का मौसम है, खुमारी उतर नहीं रही होगी, वो अच्छी बात है। ठीक है, मेरी भी वेशभूषा देख करके आपको लग रहा है, मैं भी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन जिस दिन हमको घर जाना है। ठीक है, तो ये भी इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और इसी वजह से मैंने क्लास को रिकॉर्ड भी किया है। तो एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ डालिएगा। ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा कि एक बार सारे के सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपको यह समझ में आ जाए कि कैसे और किस तरीके से सवाल इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है? ठीक है, मृदा संरक्षण करना है तो पौधों का, उप मिट्टी का या मिट्टी ऊपर की मिट्टी का या मिट्टी के जीव का। मृदा संरक्षण जब हम बात करते हैं कि मृदा संरक्षण जो होता है हमें करना है, तो मृदा संरक्षण में हम किसकी बात करते हैं, किसके संरक्षण की हम बात करते हैं? तो याद रखना, हम बात करते हैं ऊपर की मिट्टी का, क्योंकि ऊपर की मिट्टी में ही क्या होती है? ह्यूमस होता है। क्या कहते हैं? ह्यूमस होता है। तो हम जैसे कहते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन से क्या खतरा है भाई? एक मिट्टी जो है कहीं से बह करके दूसरी जगह पे चली गई, उससे खतरा यह है कि मिट्टी के साथ में मिट्टी की ह्यूमस भी चला गया, और ह्यूमस चलने का मतलब यह है कि फिर मिट्टी के पोषक तत्व तो समाप्त हो गए, वो मिट्टी कैसी हो गई? बंजर हो गई। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले टॉप क्वेश्चन पे। अगला चैप्टर है चैप्टर 10, जिसका नाम है जीवों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में श्वसन पे बात करते हैं। जीवों में श्वसन, ठीक है, श्वसन क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करना। ग्लूकोज को विखंडित करके क्या करना? ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन कहलाती है। ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योग में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? एरोबिक रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, या एरोबिक रूप में शराब का उत्पादन करता है, या अवायवीय रूप से शराब का उत्पादन करता है, या वायवीय रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है? तो याद रखना कि ईस्ट यानी कि जो कवक होता है वो अवायवीय रूप से शराब का क्या करता है? उत्पादन करता है। क्योंकि ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है, और कवक जब एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, ऑक्सीजन के बिना उपस्थिति में करता है, तो उसी प्रोसेस को तो हमने फर्मेंटेशन कहा था। उसी प्रोसेस को तो हमने क्या कहा था? फर्मेंटेशन कहा था, यानी कि इसी प्रोसेस को हमने किण्वन कहा था। तो किण्वन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है, एल्थिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ये ईस्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, जब हमारी मांसपेशियों में या हमारी पेशियों में जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है या अवायवीय श्वसन होता है, तो उस समय लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं। ये तो बताओ, ये तो बड़ा आसान सवाल है, आप एब्जॉर्ब करिए। सांस छोड़ना है, अब पसलियां क्या हो रही हैं? ऊपर जा रही हैं कि नीचे जा रही हैं कि अंदर जा रही हैं, कि आपको बताना है बाहर जा रही हैं? कमेंट्स करके जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा।
कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए, पसलियां हमेशा सांस छोड़ना है तो नीचे की ओर और अंदर की ओर जाएंगी। जब आप की पसलियां देखो ऊपर गई, सांस ले रहे हो, नीचे गई, है ना, तो नीचे और अंदर है। कॉमन सेंस का सवाल, लेकिन बहुत लोग गलती कर देंगे। अगला सवाल है, सांस लेना एक प्रक्रिया है। सांस लेना एक प्रक्रिया है जो ब्रीदिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस विच शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना, भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में शरीर की मदद करना, या फिर कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करना। श्वसन क्या है? शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये सही है। भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है, ये भी सही है। कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करता है, कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये कह रहा है कि रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन जो होता है ना, श्वसन जो होता है, सांस लेना एक प्रक्रिया है जो शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करता है, भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में सहायता करता है, मदद करता है, और कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करता है। देखिए, है तो तीनों सही। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, लेकिन अगर ऑप्शंस पे देखेंगे तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है नहीं 3। इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न में 1, 2, 3 वाला भी कोई अगर ऑप्शन रहता तो हमारा सही उत्तर होगा ये तीनों। ठीक है, यहां पे पूछा गया श्वसन का मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य में तो 2 कार्य आ जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन लेना और साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना ये सेकेंडरी वर्क हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी वर्क हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। केचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है नम और खुरदरा, सूखा और खुरदरा, सूखा और पतला, नम और पतला। आपको मैंने बताया था मेढक जो है 3 चीजों से सांस लेता है। मेढक जो होता है वो 3 चीजों से सांस लेता है, ठीक है, वो 3 चीजों से सांस लेता है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि त्वचा से भी लेता है, और इसके पास में फेफड़े भी होते हैं, और इसके पास में क्या होते हैं, इसके पास में ग्लिम्स भी होते हैं। इन सभी से वो क्या करता है, इन सभी से वो श्वास लेने का कार्य करता है। अब आपको यहां पर बताना है कि जो केचुआ और मेढक होता है वो अपने श्वास लेता है तो उसका शरीर कैसा होता है। तो निश्चित रूप से उसका शरीर कैसा होता है, नम होता है और पतला होता है, क्योंकि अगर पतला नहीं रहेगा, नम नहीं रहेगा, तो याद रख लेना वो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। नम रहना चाहिए और उसके शरीर का जो ऊपरी लेयर है वो पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, तभी जो है अपनी त्वचा के माध्यम से मिट्टियों में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारे पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो मैंने आपको बताया है कि जब हमारी मांसपेशियों में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी कि अनाक्षी श्वसन होता है, जब हमारी मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है तो अनाक्षी श्वसन के दौरान क्या होता है, अनाक्षी श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, और यही लैक्टिक अम्ल क्या करता है, लैक्टिक अम्ल थकावट की अनुभूति कराता है। यही लैक्टिक अम्ल क्या करता है, थकावट की अनुभूति कराता है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड विखंडित हो जाता है। और इसके पश्चात बोल रहा है, इसके पश्चात बोल रहा है कि ऑक्सीजन, इसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन करके वायवीय श्वसन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो याद रखना इसमें से जो सही होगा वो पहला तो सही है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, ये तो सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाए, ये भी सही है। भाई कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग
करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ये भी सही है, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहते हैं, ये गलत है। सिंपल सी लॉजिक है कि अगर अनुपस्थित है ऑक्सीजन तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम अवायवीय कहेंगे। अवायवीय का मतलब होता है एनारोबिक, ठीक है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगला चैप्टर है जंतुओं और पादप में परिवहन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो चलिए, वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों को दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शर्तें उत्तलित सुविधाओं के लिए योग्य है? जाहिर सी बात है, यहां पर दिया गया वे पाइप की तरह होते हैं और विशेष कोशिकाओं का एक समूह है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं, पदार्थों का परिवहन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया शब्द। और पौधों को दो तरफा यातायात बनाते हैं। ये जाइलम के विषय में हो रहा है या फ्लोएम के विषय में हो रहा है या फिर जड़ बाल के विषय में हो रहा है या संवहनी ऊतक के विषय में हो रहा है। तो देखो, वेस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं, संवहनी जो ऊतक होते हैं, ये संवहनी ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। इस वजह से सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, संवहनी ऊतक, क्योंकि यही वे होते हैं, वही वे होते हैं जो कि पौधों में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया है कि जाइलम जो होता है वो जल और खनिज को लेकर के जाता है, जल और खनिज को लेकर जाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। दोनों संवहनी ऊतक के ही अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? श्वेत ग्रंथि का मतलब है कि ऐसी ग्रंथि जिससे स्वेद निकलता है, ऐसी ग्रंथि जिससे क्या निकलता है, स्वेद निकलता है, यानी कि जिससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो खोपड़ी, कांख, होठ, हथेलियां, लिप्स जो होता है, लिप्स में श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं, अनुपस्थित होते हैं। लिप्स में क्या होती हैं, श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, जबकि हथेलियों पर, पाम में क्या होती हैं, ज्यादा पाई जाती हैं। इसके आगे बात करते हैं। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को कौन सा गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं? यहां पर ध्यान रखना, जैसे कोई जीव है, ठीक है, जैसे कोई जीव है, अगर मैं बात करूं मनुष्य की, तो मनुष्य जो होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है ना, यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। बहुत ढेर सारे जीव हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि सरीसृप जो होते हैं, ठीक है। जैसे मकड़ियां होती हैं, मकड़ियां ठोस रूप में गुआनीन का उत्सर्जन करती हैं। गुआनीन याद रखना, गुआनीन मैं नहीं कर रहा हूं, वो क्षार की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, तो मछलियां जो होती हैं या जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो जलीय जीव अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन में जल की खपत क्या होती है, जल की खपत ज्यादा होती है, जल की खपत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जल में रहते हैं, इस वजह से कोई दिक्कत की बात इनको नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में बात की गई है कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पीले रंग का ना जी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला, पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधों में प्रजनन के लिए हमने बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ाया है कि कैसे लैंगिक जनन होता है, कैसे अलैंगिक जनन होता है। निम्नलिखित में से पौधे के कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो लैंगिक जनन की बात किया गया है, तो लैंगिक जनन में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताने का प्रयास किया है, ठीक है, दो चीजें बताने का प्रयास किया है कि जो लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, उन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि लैंगिक जनन जो होता है
इसमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें बीज की आवश्यकता नहीं लेती पड़ती है। तो ये मामला तो ठीक है, लेकिन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन बिना फ्लावर के तो हो ही नहीं सकता है, बिना फ्लावर के तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ बीज मैंने बताया ही है, तो 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। 1 और 2 हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या है हमारा? 1 और 2, ठीक है। शाखा या तना या जड़ या पत्ती के माध्यम से अगर जनन हो रहा है तो ऐसे जनन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। लीला ने देखा कि 1 सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला तालाब हरे शैवाल का हो गया। अब आपको यह बताना है भाई कि जो शैवाल होता है वो शैवाल किस प्रकार का शोषण करता है। शैवाल जो होता है किस प्रकार का शोषण करता है, कमेंट्स करके बताने का प्रयास करिएगा। शैवाल जो होता है, शैवाल किस प्रकार का शोषण करता है। कई बार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए अच्छे तरीके से। ईस्ट जो होता है, ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में मुकुलन होता है, बडिंग होता है, एक हिस्सा बढ़ेगा फिर टूट जाएगा। लेकिन फिजन यानी कि विखंडन किसमें होता है? शैवालों में होता है। तो शैवालों में फिजन होता है, तेजी के साथ में वो क्या होते हैं? एक हिस्सा टूट करके एक नया शैवाल बना देगा। तो शैवालों में क्या होगा? विखंडन होगा। परागण तो लैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद ड्रमस्टिक और मैपल के बीजों को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है? तो ड्रमस्टिक और मेपल के बीजों को हवा के द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है, क्योंकि याद रखना, क्योंकि उनके पास में पंखों वाला बीज होता है ना, पंखों वाला बीज होता है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। पंखों वाला बीज होता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों को यौन प्रजनन के लिए सही है? पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, परागण के बाद निषेचन हो सकता है, केवल कीट ही परागण के कारण होते हैं, केवल कीट ही परागण के कारण होते हैं, ठीक है। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर होगा पौधे बीज से ही प्राप्त होते हैं, ये सही उत्तर होगा। ये तो मान लीजिए सही है, पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, ये तो मान लीजिए सही है। 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही पौधे पर नर मादा हो सकते हैं। परागण के बाद ही निषेचन हो सकता है, परागण के बाद ही निषेचन हो सकता है, ये ठीक है। केवल कीट ही परागण कारण हो सकते नहीं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, अन्य कारणों से भी हो सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। परागण संदर्भित करता है। परागण क्या होता है? पराग कोश से अंडाशय तक के पराग का स्थानांतरण, नर युग्मकों को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, यही सही होगा। देखो, अंडाशय तक पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मैंने दोनों में अंतर आपको स्पष्ट किया है कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का जो स्थानांतरण होता है, इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम परागण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्या है? गति और समय। गति और समय। चैप्टर नंबर 13 गति और समय। निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता? एक टपकता जल, साधारण पेंडुलम, दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया, आंखों की झपकी। पुराने समय में लोग, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो लोग, मैंने बताया था कि परछाई को आधार बनाते थे। मैंने आपको बताया था अमावस्या या पूर्णिमा को आधार बनाते थे, उसके आधार पे माह का निर्धारण करते थे। तो टपकता जल भी एक टाइम से पानी गिरता है, पेंडुलम सही है, दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया भी सही है। अब आंखों की झपकी ये निश्चित पैटर्न पे नहीं होगी, यहाँ पे समय का निर्धारण वही कर सकता है जो एक निश्चित पैटर्न पे हो रहा। बिना निश्चित पैटर्न के अगर कोई चीज अनियमित रूप से हो रही है तो कभी भी समय का निर्धारण नहीं कर सकती है, समय का निर्धारण नहीं कर सकते। विद्युत धारा और इसके प्रभाव, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 दिया गया है कि उस कथन का चयन करिए जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं। सॉरी,
विद्युत फ्यूज जो होता है सभी परिपथों में लगाए जाते हैं। इसके बाद करंट का एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है। इसके बाद करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर हमें लग रहा है कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगा दिया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगाने पर यह उड़ सकता है, उड़ जाएगा। यह सही है। करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, भी सही है। फ्यूज सभी भवनों को विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही नहीं है। ठीक है, विद्युत फ्यूज के बारे में जो ये कह रहा है कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, ऐसा नहीं है। विद्युत फ्यूज के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जब कोई स्विच ऑफ हो, क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई स्विच क्या हो, ऑफ हो। तो जब कोई स्विच ऑफ हो तो उस संदर्भ में पूछा गया है आपसे सवाल कि सर्किट सेल पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकती है। स्विच ऑफ है, इसका मतलब सर्किट खुला है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये भी सही है। कोई समय बाद करंट प्रवाहित होगा, गलत है। स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होगी वो हमेशा और हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही होगी, यानी कि बंद परिपथ में ही होगा। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 क्या है, सही है। 2 और 3 सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, प्रकाश, लाइट। इसको बहुत विधिवत तरीके से मैंने पढ़ाया था आपको। बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक दर्पण दिया। बूझो ने अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। इसका अर्थ है बूझो और पहेली का दर्पण क्रमशः कैसा है। तो याद रखना, यहां पर बड़ा बेहतरीन सवाल दिया गया है, और अगर इस सवाल को कर लिए तो इसका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है आपका। बूझो है, पहेली है, एक एक दर्पण दिया गया। बूझो ने अपनी छवि को एकदम सीधा पाया। सीधा पाया इसका मतलब कौन सा दर्पण होगा, समतल। और पहेली ने अपनी छवि को, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। तो आकार में छोटा कौन करता है, उत्तल। तभी तो हम साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल का करते हैं। साइड मिरर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल का करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है, रियल इमेज वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है। केवल अवतल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या अवतल या समतल दर्पण। सही उत्तर क्या होगा, तो भाई अवतल दर्पण जो होगा वही आपको क्या करेगा, वही आपको वास्तविक छवि बनाएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, समतल दर्पण जो होता है और जो उत्तल होता है, इनसे छवि कैसी बनती है, सीधी। और सीधा हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। तो ये सीधा और काल्पनिक बनाएंगे। हालांकि उत्तल का एक अपवाद है, वो अपवाद मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। अवतल जो होता है वो क्या होगा, वो छवि जो होगा वो कैसा बनाएगा, वो वास्तविक छवि बनाएगा, वास्तविक छवि बनाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे कि यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। मान लीजिए समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण से क्या है 0.5 मीटर पर रखी जाती है, तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के बीच की दूरी क्या है। तो भाई मैंने आपको बताया समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो 0.5 ये भी होगा। क्वेश्चन पूछा गया दर्पण द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे वस्तु है, के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई 0.5 ये 0.5 ये, सीधे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर। बहुत ढेर सारे लोग उत्तर देंगे 0.5। याद रखना दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा गया, तो उत्तर क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां। आगे
आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किया था किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है। नाई की दुकान पे कौन होता है, बार्बर की दुकान पर, ब्यूटी पार्लर में, जिम में, इन समस्त जगहों पे अवतल दर्पण होता है। तो जो अवतल दर्पण का गुण है वही क्या है, उत्तल लेंस का गुण है। अवतल दर्पण का जो गुण होता है वही उत्तल लेंस का गुण होता है, और जो उत्तल दर्पण का गुण होता है वो अवतल लेंस का होता है। दोनों उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। एक परावर्तन पे कार्य करेगा, एक अपवर्तन पे कार्य करेगा। एक परावर्तन पे कार्य करेगा, एक अपवर्तन पे कार्य करेगा। आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है जब सूरज आपके सामने हो, ठीक है, जब सूरज आपके पीछे हो, ठीक है, जब सूरज सिर के ऊपर हो, ठीक है, केवल सूर्य उदय के समय। गलत, गलत, जब सूरज आपके क्या हो, पीछे, पीठ के पीछे होना चाहिए सूरज, है ना, याद रखना, तभी आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। ऐसे इंद्रधनुष अगर यहां पे देख रहे हैं तो इसका मतलब सूरज वहां है। बात समझ में आ रही है, यही चीज बताया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है। प्रतिबिंब कैसा बनाना है, सीधा, और कैसे बनाना है, बड़ा। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो अवतल को जाता है, क्योंकि उत्तल जो है छोटा बनाता है। सीधा तो बनाता है लेकिन कैसा बनाता है, छोटा। और बड़ा बनाना है तो वो कौन बनाएगा, वो केवल और केवल अवतल दर्पण ही बना सकता है, क्योंकि समतल बराबर बनाएगा, उत्तल छोटा बनाएगा, अवतल क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे प्रकाश का। प्रकाश का चैप्टर का नाम लिखा गया है थंबनेल पर। हाँ, आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस दिया जाता है। आप उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। अब लीजिए, अब सवाल पूछा गया है उल्टी छवि प्राप्त करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अवतल दर्पण से हमेशा उल्टी छवि बनती है। देखो, समतल, समतल और उत्तल ये दोनों एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बराबर। ये कैसा बनाएगा, छोटा। अब यहां पर क्या करना है, उल्टी छवि बनानी है। तो उल्टी छवि बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों से नहीं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से। मैंने कहा है अवतल दर्पण और किससे, उत्तल लेंस से। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है चैप्टर 16, एक बहुमूल्य संसाधन, जल एक बहुमूल्य संसाधन। इस पर बात कर लेते हैं। समुद्र और महासागर पृथ्वी पर पानी से भरे हुए हैं। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बहुत कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत मोटे तौर पे कितना है, 0.06%। मैंने आपको पढ़ाया है कई बार कि 0.06% है पानी पीने योग्य, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के तरल रूप में पानी के तरल रूप नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पानी के तरल रूप नहीं है। तो याद रखना कि ये पहला तो है हिम, ठीक है। झील का पानी, नदी का पानी नहीं, जलवाष्प भी और ठोस बर्फ। सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 5, ठीक है। कौन से पानी का तरल रूप नहीं है, तो हिम कहां तरल रूप है, जलवाष्प कहां तरल रूप है, और ठोस बर्फ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करने का एक तरीका है। आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करने का कौन सा तरीका है। तो आर्थिकी रूप से अगर हम ड्रिपिंग सिंचाई करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं कृषि के माध्यम से, तो हम पानी को बचा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च का दिन आप कैसे भूल सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 वन हमारी जीवन रेखा। तो वन हमारी जीवन रेखा की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। तो जंगल, फॉरेस्ट हरे फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत होता है। एक वृक्ष का, एक लता का,
एक पर्वतारोही का या एक झाड़ी का, पर्वतारोही का मतलब पौधे की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा? तना पूछा गया है कि किसका तना सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो याद रखना सही उत्तर हमारा क्या होगा इस प्रश्न में। एक वृक्ष जो होता है, वृक्ष झाड़ी और जो शाख होते हैं उनमें से वृक्ष का जो तना होता है वो सबसे मजबूत होता है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वन से प्राप्त लकड़ी के लिए तैयार नहीं होता है। तो थर्मोकोल, थर्मोकोल नहीं होगा, याद रखना। इसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर के नाम देता है। एक पेड़ है इसमें से और एक क्या है, एक जानवर है। एक पेड़ है और एक क्या है, एक जानवर है। तो पेड़ के रूप में सेमल और जानवर के रूप में कौन सा होगा, हॉर्नबिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वनों से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है? वनों से कौन सा उपचार प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो भाई शहद, खैर, गोद, अदरक नहीं वन से प्राप्त होता है, अदरक नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तने के ऊपर एक पेड़ की शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया कि पेड़ जो होता है, पेड़ का जो शीर्ष हिस्सा होता है, इस शीर्ष हिस्से को हम क्या कहते हैं, शीर्ष ही कहते हैं, टॉप कहते हैं इसको। 73 का ए। और चैप्टर नंबर 18 यानी कि लास्ट, अपशिष्ट जल की कहानी, इस पर भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद है? बायोगैस, कीचड़, बायोगैस और कीचड़ दोनों जलवाहक। यानी कि पूछा गया है कि अपशिष्ट जल का उपचार जो किया जाता है उसके उत्पाद कौन कौन से हैं। तो बायोगैस जिसमें मेथेन होता है, और कीचड़ मैंने बताया था स्लज जिसको आपंक हिंदी में कहते हैं। इसके बाद ओपन ड्रेन सिस्टम निम्नलिखित में से किसके प्रजनन स्थल होते हैं? यानी कि कहां कौन सा जीव जो होता है बहुत तेजी के साथ में सरवाइव कर सकता है। तो मक्खियां, मच्छर, जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, ये सारे के सारे हैं उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से एक रसायन चुनिए जिसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। क्लोरीन, धावन सोडा, सिलिका, कोयला। सही उत्तर हमारा क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन होगा। KMnO4 होता है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया फिटकरी का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा याद रखना ओजोन का भी उपयोग करते हैं, ओजोन का भी उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीवेज की अकार्बनिक औषधियों का हिस्सा नहीं है? तो कीटनाशक है, यूरिया है, सब्जी का कचरा है, लेकिन फास्फेट नहीं है, फास्फेट नहीं है। एक लिस्ट बढ़िया सा आपको बताया गया था जो कि सीवेज के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करूंगा आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो कुल मिलाकर के 77 क्वेश्चन की तहत जो है मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को समाहित करने का प्रयास किया है क्लास 7 की एनसीईआरटी को। ठीक है, तो खूब अच्छे तरीके से होली को आप सेलिब्रेट करिए। मिलते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। क्लास समाप्त होने के बाद जरूर अपने कमेंट्स को लिखिएगा कि कैसे लगी आपको क्लास। थैंक यू।